जयेश भाई, आज का हमारा ये जो कैंडी टॉक है, जिसको हम पीयर टॉक भी बोलते हैं, और कई बार मेंबर्स हमारे जो है वो इसको पीयर टू पीयर मीटिंग भी बोलते हैं, है ना। तो ये पीयर टू पीयर मीटिंग जो है, जिसमें आपकी जर्नी, आपकी जो इनसाइट्स है, आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, उसके बारे में कुछ सवाल है मेरे पास। एंड उसमें सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ रैपिड फायर। ओके, ठीक है। एंड रैपिड फायर में Can I tell something from my side? ऑफ कोर्स। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह परमार को थैंक यू करूँगा कि उन्होंने ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है हमें, हमारी जर्नी और एक्सपीरियंस और वो सब शेयर करने के लिए। और उससे भी ज़्यादा ये जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी, प्रोफेशनल्स की कम्युनिटी के लिए जो कर रहे हैं, जो अकेलापन दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें मतलब मोटिवेट करते हैं, तो मतलब रियली आई एम थैंकफुल टू यू डॉक्टर प्रवीण सिंह परमार for inspiring us for a better growth. Thank you. Now you Thank please you so much, Jayesh bhai. All right, so let's start with rapid fire round, Jayesh bhai. And you have continue. to be ready, and your answers should be quick. And let's start. Okay. एक सिंपल लाइन में बताइए, who is जयेश पंड्या beyond astrology and वास्तु? फर्स्ट बॉल में यॉर्कर सर। अगर मैं अपने आप को डिफाइन करूँगा तो थोड़ा मल्टीपल रोल है। मैं एक स्वीपर हूँ, झाड़ू वाला। मैं एक मैकेनिक हूँ और एक एजुकेटर। स्वीपर इसलिए कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ भी मतलब गंदगी है तो मैं सफाई करने की कोशिश करता हूँ। मैकेनिक इसलिए कि कोई भी चीज़ अगर ठीक नहीं चल रही है तो उसको रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। क्या बात। और एजुकेटर इसलिए कि अल्टीमेटली लोगों को एजुकेट करने से ही वो रिपीट नहीं होगा। सो सुपर। ओके, नेक्स्ट सवाल है, आपके फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स आपको ज्यादा क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल इंसान या कुछ और? परफेक्ट। ओके, आपका सुबह का रिचुअल कौन सा होता है जो पूरे दिन की एनर्जी सेट कर देता है? एक ऐसी आदत जो आपको इनर बैलेंस देती है। अभी एक्चुअली जो सवाल है वो ये है कि आपका मॉर्निंग रिचुअल क्या है, मेडिटेशन, ब्रेकफास्ट या सुबह की चाय? मैं मेरे बचपन से ही कभी मैंने चाय बिना बाथिंग कभी नहीं लिया ब्रेकफास्ट एंड टी ऑलवेज आफ्टर टेकिंग बाथ। सो व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, तो फर्स्ट थिंग इज टू डू लिटिल एक्सरसाइज, फर्स्ट वार्म अप, देन मेडिटेशन, देन अगेन अप डाउन डेली रूटीन, मॉर्निंग रूटीन। राइट। फ्रेश होते हैं, उसके बाद में मैं मेडिसिन लेनी होती है, इसके पहले ब्रेकफास्ट लेता हूँ। तो वो मेरा फर्स्ट ब्रेकफास्ट होता है, स्मॉल। इट्स जस्ट हाफ ग्लास ऑफ मिल्क विथ सत्तू पाउडर एंड हल्दी। ये मेरा फर्स्ट स्मॉल ब्रेकफास्ट है। उसके बाद में मेडिसिन लेता हूँ, फिर मैं कुछ रिचुअल्स करता हूँ जो मेरे प्रोफेशन के हिसाब से मुझे करना चाहिए। बिल्कुल, तो वो करीब 1 घंटा होता है। उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट, मतलब कि समझो कि मेरे उठने के कम से कम 2 घंटे तक, 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद में ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर मैं चाय पीता हूँ। क्योंकि हमारा जो स्टमक है उसको गर्म चीज रोज, मतलब हमारे यहाँ इतनी गर्मी ठंडी नहीं होती कि मॉर्निंग में उठने के लिए, वार्म अप के लिए बेड टी चाहिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज में उनको रिक्वायरमेंट है। राइट। तो मेरे ख्याल से मतलब हम लोगों को जो हमारी जो बॉडी की सिस्टम है उसमें कोई भी बेवरेजेस जो हम मतलब मॉर्निंग में फर्स्ट लेना नहीं चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। दैट इज माई अगेन सजेशन। ओके, एक वास्तु मिथ जिस पे आपको हंसी आती है और थोड़ा दुख भी होता है। लोग ऐसा कहते हैं कभी कभी कि सर हम तो फ्लैट में रहते हैं, तो हमें वास्तु कहाँ से लागू होता है? वास्तु तो जमीन से, जो जमीन के ऊपर जो मकान बना है उनको ही एप्लीकेबल होता है। राइट। तो फिर मुझे उनको समझाना पड़ता है आस्ते आस्ते। बिल्कुल। कि कि जैसे एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट है, वो सर्किट कंप्लीट होती है तो कितने भी किलोमीटर तक जाता है, वैसे बिल्डिंग जमीन के ऊपर एक के बाद एक फ्लोर से कंटिन्यूअस सर्किट होती है तो एनर्जी फ्लो होती है। परफेक्ट, सुपर।
कोई क्लाइंट मोमेंट जो आज भी आपको गूज बम्प्स देता हो, इन 1 लाइन और 2 लाइन्स। गूज बम्प्स में आप मतलब ऑडियंस के लिए थोड़ा मतलब क्लैरिफाई करेंगे तो मुझे लगता है कि गूज बम्प्स मतलब जो हमारे रुआड़े जो है उसको खड़ा कर दे, वैसी मोमेंट। रोंगटे खड़े कर। मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में वास्तु करने गया था और मैंने पहले उसका लेआउट, ग्रेडिंग वो सब किया था जो हमें करना है। वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ हुई कि मुझे लगा कोई मेरी बॉडी में जैसे एंटर कर रहा है, कुछ समथिंग रॉन्ग, मतलब मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग, मतलब जनरली मतलब मेरा ऐसा कभी नहीं होता। तो मैं इमीडिएटली वहाँ से निकल गया, मतलब एक्चुअली आई हैड गॉन टू 500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई टाउन। मैं वो उसका डिटेल नहीं दे सकता क्लाइंट की प्राइवेसी की वजह से, राइट। फिर मैंने क्लाइंट को आके पूछा कि या मतलब आपका लाइफ में मतलब आपको ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम कुछ चालू हो गए क्या है? बोला हाँ। फिर मैंने उनकी जो फैक्ट्री थी उसका पूरा A3 में प्रिंट करके मैप से डाउजिंग किया। डाउजिंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इंट्यूशन के बेस पर पेंडुलम से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं। तो मुझे उनके मेन गेट के पास ऐसा मतलब ध्यान में आया, कैच हुआ। फिर मैंने उनको बोला कि आप वहाँ पहले खुदवाइए और अगर क्या निकलता है कुछ मतलब मुझे बताइए। तो वहाँ से कुछ काली मिट्टी और मतलब वो सब जो मतलब यहाँ मैं ज़्यादा डिस्क्लोज करूँगा तो ऑडियंस के लिए अच्छा नहीं हो, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कुछ मतलब उनको परेशान करने वाली चीज़ें थी, नेगेटिव एनर्जी थी वहाँ पर। तो वो वहाँ से रिमूव कराया पहले मैंने, मेरे जाने से पहले। फिर मैं तब से ये प्रोटेक्शन के लिए अपना हाथ में ये ब्रेसलेट एक पहनता हूँ ताकि ऐसा दूसरी बार एक्सपीरियंस नहीं हो। उस टाइम तो मैं बच के निकल गया, क्योंकि हमारी ऑरा मतलब ये सब रिचुअल्स और हमारा जो इंटेंशन है लोगों को हेल्प करने का, तो उसकी वजह से हमारी ऑरा जो है वो हमेशा प्रोन होती है ऐसी नेगेटिव एनर्जी के अटैक के लिए। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो तब से फिर मैं ये प्रोटेक्शन के साथ ही कहीं भी जाता हूँ, तो वो कभी मैं भूल नहीं। अगर आपकी लाइफ का बैकग्राउंड सॉन्ग होता तो वो सॉन्ग क्या होता? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही ईश्वर, ईश्वरी सत्य। सुबह 5 एलिमेंट्स, फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड स्पेस, इनमें से कौन सा एलिमेंट आपकी पर्सनालिटी को सबसे अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है? ऐसा है कि आपको या मुझे, मेरी पर्सनालिटी या प्रेमाइसिस, सब में ये 5 एलिमेंट्स का बैलेंस जरूरी है। कोई एक एलिमेंट के ऊपर डिफाइन नहीं कर सकते पर्सनालिटी पर अगर मेरी चॉइस होगी तो मैं अर्थ एलिमेंट, डाउन टू अर्थ पसंद करूंगा। क्या बात है। लोग वास्तु एक्सपर्ट को बुलाने से पहले सबसे फनी मिस्टेक क्या करते हैं? सोशल मीडिया और गूगल बाबा से बहुत ट्रेनिंग लिए होते हैं, तो हमको तो पहले मतलब वहाँ जाके सीखने ही होता है। ओके, एक कोट जो आप कभी भी कहीं भी बोल सकते हो बिकॉज दैट डिफाइंस यू। वो मेरा फेवरेट है, लाओ त्से का कोट, इनफ इज इनफ। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस लाइन यू विल हैव इनफ इन योर लाइफ। अति सर्वत्र वर्ज्यते। और वास्तु भी यही काम करता है, बैलेंस करने का, आपकी प्रॉपर्टी में एनर्जी का बैलेंस करना। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी भी यही काम करता है, आपकी पर्सनालिटी में नवग्रह की जो एनर्जी है उसको बैलेंस करने का। जो इनकम्प्लीट है उसको बैलेंस करके हाँ, कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज अगर एक लेवल से ज्यादा होगी या कम होगी तो वो हमेशा प्रॉब्लम होगा। तो एज लाओ से टोल्ड इट, इफ यू अंडरस्टैंड इनफ इज इनफ इन योर लाइफ then you will have enough in your life.
ओके, जिसमें अगर आपको दुनिया में एक 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 जगह, मतलब किसी भी एक जगह का अगर आपको एनर्जी इम्बैलेंस ठीक करना हो, और वो एक ऐसी जगह है कि जिसको आप समझो कि आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट समझते हो, आपको ऐसा लगे कि ये अगर मुझे एक मौका मिला तो वो जगह को आप करेक्ट करोगे, तो वो कौन सी जगह हो सकती है? व्हाइट हाउस, क्योंकि पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस यूएस करता है। बिल्कुल। और यूएस प्रेसिडेंट के अभी मतलब ये जब जो मतलब हम लोग देख रहे हैं, करेक्ट। तो अगर उसको ठीक कर लेंगे तो पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। क्या बात। ओके जय, सो ये कुछ छोटे सवाल थे। अभी अपने थोड़ा आपकी जर्नी जो है और आपका एज अ एक्सपर्ट, आपको जो इंसाइट जो मुझे जाननी है, जो हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो सबको पता होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड लेट अस स्टार्ट विथ योर बैकग्राउंड एंड आपके अर्ली डेज। तो आपका बचपन, आपका फैमिली के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपका जो अर्ली करियर डेज जो है उसके बारे की जर्नी थोड़ी सी बताइए। देखिए, मैं स्टार्टिंग मतलब मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड वो मेरे मदर फादर जॉब करते थे। ओके। तो मैं अपने नाना के यहाँ ज़्यादा पला पड़ा। तो वो एस्ट्रोलॉजर थे उस टाइम के, वास्तु प्रैक्टिशनर थे। तो उनका ज़्यादा उनके साथ रहा। फिर मेरे मदर का ननियाल जो मैसाना में, वो चारों मामा जी भी उस टाइम के बहुत अच्छे और बड़े एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट थे। नाड़ी एक्सपर्ट भी थे, स्वर एक्सपर्ट भी थे। तो और मैं था एकदम साइंस स्टूडेंट, रैशनल, मतलब हर एक चीज़ को वाई हाउ ये सबसे तरह तोलने वाला। तो मुझे ये थोड़ा तो अंदर से ऐसा लगा कि ये सब फेंक रहे, सच हो जाए। लेकिन 12th साइंस के वैकेशन में फ्री था उस टाइम, तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1984, ये फॉर ऑलमोस्ट 41 ईयर्स। तो उस टाइम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी ये सब एक्टिविटीज़ की। बिल्कुल। तो मैंने उनसे थोड़ा डिस्कस करना, ये कैसा है क्या है। और क्योंकि हम लोग फिजिक्स में एस्ट्रोनॉमी पढ़े थे, तो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से मतलब ये ग्रह वगैरह ये जो बोलते हैं कि क्या ये ऐसा असर होता है हमारे माइंड पर, बॉडी पर, तो हाउ मतलब दैट वर्क्स। तो ऐसा मतलब एक क्यूरियोसिटी और थोड़ा उनको थोड़ा समझाने की भी कोशिश में, ये सब है जो गलत है वो समझाने में मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया पढ़ना और जानना और उनसे डिस्कस करना। तो बाद में मैंने उस टाइम तो आकाश बहुत क्लियर दिखता था, पोल्यूशन नहीं था, तो वो सब चीज़ें नज़र से देखा। एस्ट्रोनॉमी मतलब जिसको बोलते हैं कि ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, तारे क्या है, उनका मूवमेंट क्या है। बिल्कुल। तो वो फिर मेरा उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता था। तो कॉलेज टाइम के बाद मतलब नाना जी के साथ प्रैक्टिस भी करता था थोड़ी बहुत, नॉट फॉर फाइनेंशियल पर्पस, बट मुझे अच्छा मतलब एक इंटरेस्ट डेवलप लगा, होने लगा। क्योंकि लोग ज़्यादातर जो आते हैं वो दुखी और अपने लाइफ में प्रॉब्लम होता है, तभी जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है वैसे ही एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। सही बात है। कोई मतलब जब तक प्रॉब्लम है तब तक वो प्रॉब्लम नहीं है, तब तक तो वो यही कहते हैं कि मैं ये मानता ही नहीं हूँ, ये सब बकवास है। लेकिन जब उनका दिमाग काम करना बंद करता है कि ये सब क्यों हो रहा है, तब उनको ऐसा लगता है कि यार चलो अभी यही एक बचा है। तो उसमें काउंसलिंग करना, उनको सुनना, सुनने से ही आधा दर्द उनका थोड़ा कम हो जाता है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये मतलब वाकई में कुछ मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। बिल्कुल। बट क्योंकि मैं एक मतलब स्पिरिचुअलिटी को अंदर से मतलब ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल होना पसंद करता हूँ मैं, उसका एक्टिविटी को इतना पसंद नहीं करता हूँ। और फिर एक इंजीनियर हुआ, फिर मैं आई टू टीच मैथमेटिक्स 11th-12th में मैथ्स पढ़ाता था। तो अगेन वहाँ पर भी वही शुरू में तो बहुत मज़ा आया पढ़ाने का, मतलब लोगों को ये मैथ्स मतलब काम करते हैं ऐसे। और अल्टीमेटली पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की ये एक्सपेक्टेशन रहती थी कि हम लोग उनको मार्क छाप कर दे देंगे। मतलब हमको वो स्कोर का मशीन समझते थे कि हमको हायर कर लिया तो उनकी मार्कशीट में स्कोर आ जाए। पड़ जाएगा, राइट। और थोड़ा बहुत ऐसा भी मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि मतलब आई वॉज ट्राइंग टू एजुकेट, मतलब कि स्टूडेंट के अंदर वो
एबिलिटी कैसे डेवलप हो, और वो लोग मार्क्स के पीछे जा रहे थे। तो मतलब फिर भी मतलब 12-13 साल पढ़ाया, बट और फिर क्या होता है मैथ्स, एक कोई भी टीचिंग जॉब में ये एक दिक्कत है कि आपका सैचुरेशन आता है, आप उसी चीज को बार बार पढ़ा रहे हो। मैं समझो कोई चीज बार बार। मतलब हमारे मतलब एक चैप्टर चलता है, 11th में चलता था, एक चलता था 12th में, एक मैथ्स 1 में, एक मैथ्स 2 में, उस टाइम की मैं बात करूँ तो मतलब 4 चैप्टर एट द मोस्ट चल रहे थे। अब वो 4 चैप्टर दिन में अब मतलब 10 बार बोलना है वही, तो आप एक चीज तीसरी बार जब बोलोगे ना तो आपको अंदर से बोर्डम फील होगा। तो 10 बार बोलना मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, तो वो इट वाज जस्ट अ मैकेनिकल प्रोसेस। करेक्ट। इतना भी डिफिकल्ट सम मतलब मैथ्स एंड 11th-12th का मैथ्स तो बहुत मतलब डिफिकल्ट माना जाता है, उसमें भी कोई मतलब दिमाग चलाना है ऐसा मुझे मतलब फील नहीं होता था। सो देन मैंने सोचा कि अभी कुछ डिफरेंट करना चाहिए, और क्योंकि मैं मैथ्स में एक्सपर्ट था पर बुक में, लाइफ के मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं था, तो बिजनेस किया, फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स रखे, ये सब किया, लॉस हुआ, माइनस में हो गया। मतलब मैं जब मैथ्स पढ़ाता था तो आई वॉज मिंटिंग मनी, मतलब आपको पता है कि 10th का रिजल्ट आने से ही मतलब सब बुक कर लेते हैं सर को। हाँ बिल्कुल। तो इजी मनी था, तो मतलब वो मुझे समझ नहीं था कि मनी अर्न करना कितना हार्ड है, राइट। तो वो सब बिजनेस किया तो समझ में आया। देन अगेन आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। फिर मैंने सोचा अभी पढ़ाना तो नहीं है, मैं जॉब करूँगा। तो मैं फिर एक पहचान वाले ने मुझे एक कस्टमर केयर मैनेजर के लिए जॉब किया, एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप थी, नाम नहीं बताऊंगा। तो क्योंकि वहाँ पर मुझे बोलना आता था इसलिए मुझे लिया गया। मुझे पूछा कि इंटरव्यू में आपको क्या आता है, मैं कहा, मुझे बोलना आता है। अच्छा। हाँ, आई कैन कन्विंस एनीवन। राइट। तो बोले ये कस्टमर केयर में यही करना है, सेल्स वालों ने सब परेशान किए होंगे, इनको परेशान होंगे, तो आपको उनको काउंसलिंग करके समझाना होगा। ठीक है, कर लेंगे। तो मेरी टीम थी, करते थे। फिर इंश्योरेंस में मैनेजर ने अचानक रिजाइन कर दिया। ओके। एंड दैट वाज बिग डिपार्टमेंट, अबाउट 35 पीपल। एंड मुझे एमडी ने पूछा कि आप इंश्योरेंस डिपार्टमेंट हैंडल कर लोगे। मैं कहा, सर मुझे तो इंश्योरेंस के बारे में इतना ही पता है कि ये अगर नोटिस आती है प्रीमियम पेमेंट करने की, तो उससे पहले हमको प्रीमियम पेमेंट करना है, बाकी कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि आप पीपल मैनेजमेंट कर सकते हो। मैंने कहा आई कैन डू दैट। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बिठा दिया ऊपर से, 35 लोग मेरे अंदर में 2 असिस्टेंट मैनेजर, 4 उनके नीचे टीएल, टेलीकॉलर्स, एग्जीक्यूटिव्स, और वो सब मुझसे ज़्यादा जानते थे और मैं बिल्कुल ही जीरो था। तो मेरी मजाक उड़ाते थे कि सर को तो मतलब कुछ नहीं आता, मतलब वो ना कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि भाई सर को पूछ लेते, यार सर को क्या पूछा, उनको क्या मालूम। मतलब एक छोटा एग्जीक्यूटिव भी ऐसा मेरे मुंह पे मतलब बोलता। मुझे इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर्स मिलने आते थे, तो उनसे फिर मैंने पूछा कि सर इसमें कैसे मतलब आगे बढ़ सकते हैं। आई वॉन्ट टू रीच एट द टॉप पोजिशन, दैट इज माई पैशन ऑलवेज। में कोई भी चीज़ में मतलब वो वहाँ तक नहीं रहा। राइट। तो उन्होंने कहा कि ऐसे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके आप अंदर एडमिशन लीजिए, उसमें पढ़ाई कीजिए, आप जॉब के साथ साथ वो कर सकते हो। आप एग्जाम्स देने होते हैं जनरली हमारे इंश्योरेंस कंपनी में, प्रमोशन चाहिए या रिक्रूटमेंट करना है, काम वहाँ से लेके प्रमोशन के लिए ये सब एग्जाम्स का पास हुआ तो वो एक क्रेडेंशियल्स मिलते हैं। राइट। तो मैं गया उधर, उनसे एड्रेस लिया, ऑफिस गया। तो उन्होंने कहा कि आप ये तारीख को एग्जाम है, आप फॉर्म भर दो। सो आई ऑप्टेड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इन दी फर्स्ट लेयर, लाइसेंशिएट बोलते हैं जिसको। राइट। तो उन्होंने कहा कि आपने कभी पहले एग्जाम नहीं दिया, आपने पढ़ा नहीं, आपको सब्जेक्ट पता नहीं, अंदर क्या आता है पता नहीं, तो फिर आप तीनों सब्जेक्ट एक साथ कैसे क्लियर करेंगे। जनरली जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो भी साल में एक सब्जेक्ट मुश्किल से क्लियर करते हैं। अच्छा। और वो भी साल में 2 बार एग्जाम्स उस टाइम होते थे अरेंज, अभी पता नहीं। 1 या 2 अटेम्प्ट करके पास करते थे। हाँ, उन्होंने कहा सर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा,
मैं फेल ही हूँगा ना, तीनों एग्जाम्स पढ़ेंगे, तीनों में मान लो फेल होता हूँ तो मैं फिर से पढ़ूंगा तो मेरा तो पक्का होगा ना, बराबर। आई वॉन्ट टू लर्न इट, आई डोंट माइंड ऑफ फेलिंग, आई डोंट हैव फियर फॉर फेलिंग। या बस मैं लाइफ में फेलियर होके अभी उठ रहा हूँ, तो मुझे उससे ज़्यादा फेलियर का प्रॉब्लम नहीं था। बट इम्पोर्टेंट है सीखना, उसको लर्न करना अच्छे से। बट बाय गॉड्स ग्रेस फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल द 3 सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए, तो लाइसेंस सेट क्लियर किया। उसके बाद में एसोसिएट में 6 पेपर होते हैं, फिर वही कहानी, मैंने 6 का फॉर्म एक साथ भरा, फिर वही डायलॉग, फिर मेरा भी वही डायलॉग, और मैंने 6 सब्जेक्ट एक साथ क्लियर कर दिए। तो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से मुझे अप्रिसिएशन का लेटर भी दिया कि ये उस टाइम मतलब जब मैंने क्लियर किया था, आई थिंक दैट वाज 2004 और समथिंग, तो बोले ये 55 साल में ये आप सेकंड हो जिन्होंने ये 6 सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट किए। फिर फैनो में वही 6 सब्जेक्ट्स, वही कहानी, वही डायलॉग्स, फिर वही, लेकिन उस टाइम में उसमें हमारा पासिंग मार्क होता था 50, तो एक सब्जेक्ट में 40 मार्क 8 मार्क्स आए। दैट वाज इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, लॉ एंड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस। तो वो सब्जेक्ट मेरा फिर रीअपियर हुआ, तो वो एकदम मतलब सबसे बेस्ट बना तैयार हो गया, क्योंकि मैंने वो 2 बार पढ़ा। तो मतलब फेल होने से सब्जेक्ट पक्का होता है, राइट। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। हम हमारी सोसाइटी में फेलियर को बहुत मतलब बहुत वीक माना जाता है, अंडर एस्टिमेट। बट वो एक मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सक्सेस हो गया तो उसके मतलब वो उसमें एक्सपर्ट ही होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो फेल होता है वो ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, ज़्यादा हो सकता है। यस यस। तो मतलब दैट वाज माय। तो फिर मैं वो लीडरशिप वो सब छोटा हो गया मेरे लिए। फिर आई यूज्ड टू मूव ऑन, और फिर कोई फॉर्म में सीईओ बना, कोई फॉर्म में नेशनल बना। लास्ट माय डेजिग्नेशन वाज नेशनल हेड and I spent almost 25 years in insurance. तो और जो few professionals are having this qualification, इंडिया का हाईएस्ट, उसके बाद मैंने लंदन का भी क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ना चालू के लिए, लेकिन उसका यहाँ नाम बताता था मैं, तो लोगों को नाम भी समझ में नहीं आता, तो मैंने सोचा अभी इतना फिर अभी छोड़ते हैं इसको, राइट। तो उस तरह से मेरा इंश्योरेंस का ये कैरियर मेरा लास्ट ईयर रिटायरमेंट हुआ। पर मेरा जो अंदर से इंटरेस्ट था वो था कि लोगों को हेल्प करा। तो इंश्योरेंस में मैं कभी डायरेक्ट क्लाइंट्स को बहुत कम बेचूंगे। मेरे जो नियर एंड डियर है वो जो सामने से बोलते हैं भाई मेरा इंश्योरेंस लोगों का ही मैंने लिया होगा। बाकी ज़्यादा अगर मैंने एजेंट्स को एजुकेट करने का ही ट्राई किया, उनको कैसे क्लाइंट्स को बेटर सर्विस दें, उनके क्लाइंट्स के क्लेम फंसे हैं उसमें उनको हेल्प किया। मतलब अल्टीमेटली अंदर से मेरा वही एम रहा हमेशा कि फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। और मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, स्वरोदय ये सब पढ़ता था, लोगों से मिलता था, डिस्कशंस होते थे, वो अंदर से वो मैंने था मेरा। और उसके कोर्सेज भी मैंने किए ऑनलाइन। तो बाद में 14 फरवरी 2024 6:35 PM I fell down all of a sudden from when I was coming out from my office and moving towards car. Dog came from nowhere and I had fallen down and lost my balance and fallen down, and I had fracture of femur in my right leg. Okay. So I was operated and bed rest for 6 months. So मैं नेशनल हेड था, ट्रैवल कंपलसरी था, तो कॉर्पोरेट में आपको पता है कि वो इस पर तो, और फैमिली भी अभी कह रहे थे कि अभी ये सब इतना नहीं कर रहा है ट्रैवल वावल, अभी थोड़ा अपने आप को देखिए। नाउ यू आर बिकमिंग एल्डर। बिल्कुल। बट आई वाज नॉट फीलिंग लाइक दैट एक्चुअली। तो मुझे और मेरा वो जो 6 मंथ्स बेड रेस्ट था उसमें लोग मिलने आते थे, तो वहीं फिर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु ये सब मतलब फिर ज़्यादा उसके लिए मैं एक्टिव हो गया। तो मुझे लगा कि यार इनफ इज़ इनफ, अभी पैसे के लिए बहुत काम कर लिया, तो लेट्स डू समथिंग फॉर सोसाइटी। तो मैं 31 जुलाई 2024 को जॉब को बाय बाय करके 1 अगस्त 2024 से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की प्रैक्टिस में 100% अपना
टाइम दे रहा हूँ डिवोशन के साथ। सुपर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी जयेश भाई। एंड आपने जहाँ से बताया कि आपका एक बचपन जो एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट था, वहाँ से फिर साइंस की जर्नी, साइंस से फिर आपने कॉरपोरेट में, और वो भी आपने मल्टीपल कॉरपोरेट में अलग अलग पोजीशन पे आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है उसको देखा, समझा, एंड देन फाइनली यू डिसाइडेड दैट यू रियली वांट टू एंटर इनटू एस्ट्रोलॉजी। आपने जो पूरी जर्नी शेयर करी उसमें मेरे और कुछ सवाल थे, उसके भी आंसर इसमें आ गए हैं, तो आई हैव टू स्किप दोज क्वेश्चंस। बट अभी नेक्स्ट सवाल जो मेरा आपकी जर्नी के रिलेटेड है, वो ये है कि हर जर्नी में एक फेज ऐसा आता है कि जहाँ पे इंसान टूट जाता है, और उसको कई बार ऐसा लगता है कि बस अब ये चीज़ जो है यहाँ से छोड़ देनी है, या फिर इसको आगे नहीं लेके जाना है। तो आपकी जर्नी में आपने ये पूरा जो बताया, उसमें कहीं पे कोई ऐसा मोमेंट था, और वहाँ पे आपने खुद को कैसे संभाला, या फिर आपने कैसे उसको कंट्रोल किया? दो चीज़ें, एक मैंने बताया कि मैं मैथ्स पढ़ाता था, तो मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते मुझे यही लग रहा था कि मैं यू नो नोट छापने की मशीन, तो आई वॉज सेचुरेटेड विथ इट, सो आई लेफ्ट। आई आई मतलब मुझे लाइफ में कभी पैसे के लिए काम करना होता तो मैं फिर मुझे लगता है कि मुझे स्मगलर बनना चाहिए, मुझे दारू का बुटलेगर बनना चाहिए, मुझे सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। बट अगर मेरे पास मतलब कुछ एथिक्स है, वो मतलब मतलब पैसा शुड बी बाय प्रोडक्ट, मतलब लाइफ में मतलब आप करोगे पैसा तो आएगा अपने आप, वो तो मतलब कोई ऐसे मतलब वो फ्री में करना ही भी नहीं चाहिए कोई चीज। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव, आपका मोटो क्या है, आपका मिशन क्या है, तो वो होना चाहिए हमेशा सोसाइटी का बेटरमेंट, किसी का मतलब कैसे आप उसको मतलब उसको लाइफ में अपलिफ्ट कर सकते हो, दैट शुड बी मतलब मुझे हमेशा वही चीज कनेक्ट। इंश्योरेंस में भी मैं मतलब इंश्योरेंस क्या है कि लोगों का जो एक इम्प्रेशन है कि यार इम्प्रेशन वाले इंश्योरेंस वाले तो उतारते ही हमेशा बिल्कुल देखो मतलब माइंडसेट बरसाते हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने कभी लाइफ इंश्योरेंस में मैंने काम नहीं किया, मैंने हमेशा नॉन लाइफ में किया। ओके। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में इंडिया में उसको ऐसे परसीव करते हैं कि इट्स इन्वेस्टमेंट, हाँ, विच इज अगेन a very big mistake people are doing. Pure insurance is only term plan. बाकी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस लेना वो एक मतलब मेरे इंश्योरेंस के लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, बट इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, बोथ शुड बी सेपरेट। तो मैं इसलिए कभी लाइफ इंश्योरेंस किसी को पिच नहीं किया, मैंने कभी लाइफ इंश्योरेंस के लिए काम ही नहीं किया, मैं शुरू से नॉन लाइफ के लिए काम किया। ओके। क्योंकि मैं चाहता था कि लोगों को इंडेमनीफाई करें। इंडेमनीफाई मतलब उनको लॉस होता है, अनफॉर्चुनेट होते हैं, तो उनको कैसे हम उनका लाइफ को अगेन बेटर कर सकें। दैट वाज नंबर वन। राइट। दूसरा, एजेंट्स जो कि जिनके ऊपर लोगों का बहुत ट्रस्ट होता है, तो उनको अगर हम एजुकेट करेंगे तो नेचुरली बेटरमेंट होगा, इंश्योरेंस का भी मतलब सेक्टर का भी बेटरमेंट होगा, लोगों को भी रियल सर्विस मिलेगा। तो मतलब हमेशा मतलब मेरा मतलब जो काम करने का तरीका मतलब अक्रॉस इंडिया 15,000 एजेंट्स, और मतलब मैं B2B में ही काम किया, मतलब मेरे नीचे सेल्स टीम ये सब ऐसे करके फिर तो एजेंट्स, तो मतलब हमेशा उनको यही मतलब मेरा मकसद रहा। तो मतलब पैसा नहीं होना चाहिए, मतलब बस कहने का ये मतलब। तो और फिर इंश्योरेंस में भी अभी पिछले 5-7 साल से मैं परेशान था ही थोड़ा अंदर से, क्योंकि अभी कैशबैक और ये सब क्लाइंट्स भी अभी वही मतलब सब अल्टीमेटली एजेंट्स भी ब्रोकर्स भी मतलब सब मतलब पैसा, अल्टीमेटली जब सिर्फ पैसा की बात आती है तो मैं अटक जाता हूँ। सही बात। तो मेरा ये एक मतलब प्रॉब्लम, आपका जो पर्पस है वो लोगों की हेल्प। मतलब मुझे मतलब अंदर से मेरे वो मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ। तो इंश्योरेंस मतलब छोड़ने का अभी भी छोड़ा नहीं है, मतलब वैसे तो मेरा हम है पार्टनर है, हैंडल कर रहे हैं, दिन का 1 आध घंटा देता हूँ लोगों के एजेंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्लेम्स में कुछ दिक्कतें होती है, तो वो सारा मतलब देखता हूँ। बट
वो सिर्फ दिन का 1 घंटा, बाकी के मेरे दिन के 23 घंटे मतलब अंदर से भी सोया हूँ तो भी मतलब मैं यही सोचता हूँ कि हाउ कैन वी ट्राई टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। क्या बात, सुपर। ओके, जिसमें 3 चीजें होती है, एक है एस्ट्रोलॉजी, दूसरा है वास्तु एंड तीसरी चीज है एनर्जी साइंस। ठीक है, अब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपने कैसे डेवलप किया? सर आइंस्टाइन को तो आप जानते होंगे, बिल्कुल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। ये he has given a formula equation E is equal to mc square। मतलब कि हर एक पदार्थ, हर एक ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान, मास और एनर्जी इक्विवेलेंट है। अभी समझो हम ये बैठे हैं और ये ग्लास है प्लास्टिक का, उसके अंदर वेट है तो वो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो उसका एक एब्सोल्यूट मास होता है, मास की वजह से ही वेट होता है, तो वो मास को एनर्जी में बदल सकते हो, ऐसा आइंस्टाइन ने प्रूव किया, मैं नहीं कह रहा हूँ। नंबर 1, राइट। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग, वो सब में मास है, और मास है मीन्स एनर्जी। अब कुछ हमको दिखती है और कुछ नहीं दिखती है। इलेक्ट्रिसिटी नेचर में भी हमको दिखती नहीं है, पर वो जब वो बिजली कड़कती है तो हमको दिखती है। बिल्कुल, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन से पहले भी था, न्यूटन ने बताया, समझाया, तब हमें मालूम पड़ा कि यह हाँ एग्जिस्ट करता है। करेक्ट। तो वैसे ही कॉस्मिक एनर्जी भी, जो तारों में से, नक्षत्रों में से, ग्रहों में से, ग्रह जो है तो उनकी अपनी लाइट नहीं होती है, सूर्य की लाइट, चंद्र है, चंद्र को सूर्य की लाइट मिलती है, रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें वहाँ जो उनका स्ट्रक्चर है, मतलब बॉडी है, उसमें से रिफ्लेक्शन होता है तो वो मिक्सअप हो जाता है। वो सेम जो उसको मिला है वो सेम वो आउटपुट नहीं देगा। इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई ग्रह है, जैसे चंद्र है, चंद्र की बात कर तो चंद्र के अंदर मिनरल्स हैं, एल्यूमिनियम है, टाइटेनियम, ये सब अभी थोड़ा बहुत जो लोग मतलब पढ़ते होंगे बड़ा, तो इसलिए वो वाइट लगता है क्योंकि एल्यूमिनियम अंदर जा रहा है, ये सब है, टाइटेनियम है। तो वो सन की लाइट तो सबको सेम मिलती है, पर उसको वो हमको वाइट लगता है। मार्स, मंगल हमको रेड लगता है क्योंकि वहाँ वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो उन सब में से जो लाइट आ रही है, दैट इज मतलब वो लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडियो वेव्स है, अगर साइंस की भाषा में बात करूँ तो पहले तो वो कॉस्मिक एनर्जी के वेव्स है। अब हमारी बॉडी पर वो आ रहे हैं, हमको दिखता नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है। हमारी प्रॉपर्टी में वो आ रहा है, हमको दिखता नहीं है। राइट। तो एक हो गया आपके अर्थ के जो पास जो ऑब्जेक्ट्स है, उसमें चंद्र हो गया सबसे नजदीक, फिर बाकी प्लैनेट्स हो गए हमारे सोलर सिस्टम के, और सूर्य हो गया, ये हमारे सबसे नजदीक है। तो उनका हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पर एक इफेक्ट होता है। उसका जो स्टडी करते हैं उसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। ओके, आपके जन्म के समय जो ये सबकी पोजीशंस है ग्रह की, यस, ग्रहों की, और उसके पीछे जो तारे हैं, जो पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है जो अवकाश के अंदर पृथ्वी से 8 डिग्री, अवकाश में हमेशा एंगुलर मेजरमेंट होता है, तो 8 डिग्री तक हाइट में जितने भी स्टार्स है वो हमको दिखते हैं, उससे बियॉन्ड नहीं दिखते। तो वो जो नक्षत्र है, वो नक्षत्र ग्रह के पीछे होता है, मतलब नक्षत्र बहुत दूर है, तो उनमें से जो लाइट आती है वो उस ग्रह के साथ, उस ग्रह की लाइट के साथ आती है। तो ये हमारी एक मतलब जो जन्म कुंडली है में ये सब मतलब रिकॉर्ड है कि उस टाइम आपके बर्थ के टाइम क्या पोजीशन थी, और उसका जो उसकी वजह से अगर जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, इट्स अगेन क्या बोलेंगे, गुड विद्या। तो मतलब जो जानते हैं वही उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। राइट। तो उसके ऊपर से एक जो हमारे ऋषि मुनियों ने, और ये हमारे ही नहीं, ये बेबीलोन में, मिस्र में,
वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी उन्होंने भी ये सब चीज़ों को स्टडी किया हजारों सालों, हजारों सदियों से। और उनके ऑब्जर्वेशन से उन्होंने उसके रिजल्ट लिखे कि ऐसा हो तो ऐसा होता है। हमारा साइंस क्या होता है, वो रिसोर्सिस, कॉज, प्रोसेस एंड रिजल्ट ऐसे बात करता है। राइट। उन्होंने उस टाइम का जो मतलब साइंस था उसको एक तो धर्म के साथ जोड़ दिया। ओके। तो वो जो साइंस उसके अंदर सीधा ये सोर्स और ये रिजल्ट क्यों कैसे होता है वो एक्सप्लेनेशन मिसिंग है। निकोला टेस्ला ने ये कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि जिस दिन साइंस जो चीजें हमको नहीं दिखती है ना, पैरानॉर्मल थिंग्स, उसको देख के उसका आप स्टडी करने लगेगा ना, उस दिन ह्यूमन बीइंग इतना एडवांस लेवल में पहुंच जाएगा जो इतने हजारों साल में नहीं पहुंच पाए, वो सिर्फ कुछ सालों में पहुंच जाएंगे। ऐसा उनका एक कोट है। तो ये हो गई कॉस्मिक रेज एस्ट्रोलॉजी की बात। राइट। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, बेसिकली वो आपके जीवन में कब क्या होगा वो प्री डेस्टिन्ड है। राइट। बराबर। तो वो एक मतलब लिख दिया गया है। अब उसके अंदर चेंज करना ये हर के बस की बात नहीं है। कोई रेमेडीज कोई काम नहीं करती। जो काम करता है वो आपका स्पिरिचुअलिटी सभी के बस की बात नहीं है। तो नाम भगवान का जो भी आप जो भी रिलीजन में है, मतलब जप तप और दान, ये ही आपको हेल्प करता है। बाकी मैं कोई रेमेडी किसी को सजेस्ट नहीं करता, मैं कोई पूजा विधि रिचुअल सजेस्ट नहीं करता किसी को। मेरे पास आता है, मैं सुनता हूँ, उसको बोलता हूँ आपका ये टाइम इतना खराब है, उसको निकालना है, उसके बाद आपका अच्छा टाइम आएगा। बिल्कुल। ठीक है, रात है तो दिन भी आएगा ही। और तब तक क्या करना है, तो उनको फिर मैंने उन प्लैनेट्स के साथ जुड़ी हुई जो जड़ी बूटियां हैं, डिवाइन हर्ब्स, ऑस्पिशियस हर्ब्स, उनके एक्सट्रैक्ट निकलवाएं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में वो लोगों को मैं देता हूँ। एक प्लेसिबो इफेक्ट भी होना चाहिए। बिल्कुल भाई यार कुछ मतलब करेंगे तो मतलब दैट विल हेल्प मी, वो एक अंदर से एक टूल है, क्या इससे मेरा ठीक होगा। बाकी वो 300 400 500 रुपये वाली चीज से मैं क्लियर बोल देता हूँ भाई, इससे आपका नसीब नहीं बदलेगा। दिस विल हेल्प यू टू हैव पॉजिटिविटी इन लाइफ। जैसे क्या कोई ऐसा पर्सनल इंसिडेंट था जिसने आपको वास्तु को सीरियसली परस्यू करने के लिए मजबूर कर दिया? एक क्लाइंट, मोस्टली आई रिमेम्बर, करीब लास्ट नवंबर में आया था मेरे पास। ही वॉज CEO ऑफ वन ऑफ द private limited companies. Company was doing good, but he was facing lots of problems. He was under debt. Oh, मतलब though he had handsome, earnings. और उसकी कुंडली के ग्रह अच्छे थे, टाइम अच्छा था, गोचर, मतलब जो भी जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखना था वो देखे, वो सारे एस्पेक्ट्स देखे, कहीं से भी उसके प्रॉब्लम के साथ वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे लगा कि समथिंग इज डिफरेंट। तो फिर मैंने उसके घर गया, मैं विजिट किया एंड मैंने मेजर वास्तु दोष पाया। ओके। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आप ये प्रॉपर्टी में कब रहना है, कितना टाइम हुआ, और वो सारा मतलब कनेक्ट हो गया। तो तब से मेरे पास कोई भी बंदा अगर फोन में भी पूछता है कि सर मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं उसको उसकी कुंडली का सप्तम भाव की बात नहीं करता। मैं पहले उसको पूछता हूँ कि आपके घर के साउथ वेस्ट में कोई वास्तु दोष है, किचन है, टॉयलेट है, या कट है, या एक्सटेंशन है। तो वो हमेशा स्टेबिलिटी का, लाइफ में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होता है, तो वो पहले कंफर्म हो जाता है। कुंडली में फिर वो हो नहीं हो, तो मुझे लगा कि वास्तु से ही लोगों की हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्री डेस्टिनी है, तो वो प्री डेस्टिनी को बदल नहीं सकते, वास्तु बदल के हम लोगों की हेल्प कर पाए।
बिल्कुल सही बात है। जैसे वास्तु को लोग कभी सुपरस्टिशियस, कभी मैजिकल बोल देते हैं। पर आपके हिसाब से वास्तु असली में है क्या? वास्तुतंत्रे महातंत्रे. Tantra means science, as per our Vedas and Sanskrit. राइट। Vastu is actually super science. मैं आपको प्रूफ के साथ आपकी प्रॉपर्टी में क्या वास्तु दोष है वो बताऊंगा, और बाद में उसकी ट्रीटमेंट, वहाँ की एनर्जी बैलेंस करके वो वास्तु दोष रिमूव हो गया है वो भी प्रूफ के साथ बताऊंगा. क्योंकि साइंस है तो मतलब प्रूफ चाहिए. एविडेंस के बगैर का साइंस एक्सेप्टेबल ही नहीं है. और मैं ये चीज को, क्योंकि अंदर से तो मैं साइंस का ही स्टूडेंट हूँ, एब्सोल्युटली। तो मैं कोई भी चीज में एविडेंस के बगैर की कोई बात मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता. तो जिनको मतलब सुपरस्टिशियस लगता है, जिनको ये मैजिक लगता है, उनको मेरी एक ही मतलब ये एडवाइस है कि आप कोई भी चीज को 100% जाने बगैर जज मत कीजिए. बिल्कुल। इट्स बेटर टू गेट इन्फॉर्म्ड देन टू बी जजमेंटल. अच्छा वास्तु क्लैरिटी लाता है और गलत वास्तु कंफ्यूजन्स क्रिएट करता है। तो ये कैसे होता है? और इसके साथ जुड़ा एक दूसरा भी मेरा सवाल है कि ये जब हम वास्तु की बात करते हैं तो इसका इनर साइंस क्या है, और एक ह्यूमन माइंड और एक स्पेस एनर्जी का कनेक्शन कैसे काम करता है? देखिए, आपने मतलब सब क्वेश्चंस लेते हैं. 2-3 सवाल मैंने एक साथ में हाँ, पूछ तो लिए। एक एक करके लेते हैं. तो पहले आपने पूछा कि वास्तु गलत वास्तु सही. यस। तो पहले तो बात, वास्तु इज अ प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग एनर्जी. इट इज नॉट यानी चीज की वो गलत सही होगा. ओके, It's तो a वो process. कंफ्यूजन नहीं क्रिएट तो पहले बात यह है कि वास्तु गलत नहीं. ओके। अब वो ये आपका एक्चुअल में आप पूछना ही चाहते हैं कि माइंड में क्लैरिटी या कंफ्यूजन क्यों होता है अल्टीमेट. हाँ, क्योंकि कई बार क्लैरिटी नहीं होने की वजह से कंफ्यूजन होते हैं। हाँ, वही अल्टीमेटली यस। वन एंड सेम. तो ऐसा है कि आपकी प्रॉपर्टी की एनर्जी जो प्रॉपर्टी में से आ रही है, नॉन लिविंग थिंग्स में से, आपका चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, कुछ भी चीज हो, उसमें से एनर्जी आपको मिल रही है, वो आपके माइंड को इफेक्ट करता है. अगर वो एनर्जी का अलाइनमेंट नहीं है या वो चीज वहां सही नहीं है, वहां नहीं होनी चाहिए और वहां है, मतलब it should not be there, and if it is placed there, then it will give some negative impact on your mind and your body ultimately. राइट। So that's why you have confusions. वास्तु से कंफ्यूजन या क्लैरिटी नहीं होता. वास्तु इज अ प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग दैट एनर्जी. वहां जो गलत एनर्जी है, जो मतलब कम है, वहां की एनर्जी नेगेटिव है, उसको ठीक करना वास्तु है. ओके, सो वास्तु इज बैलेंसिंग एनर्जी ओके। टू गेट क्लैरिटी and removing confusions. यस। So I think I have answered your first question. वेरी वेल। अभी नेक्स्ट क्या था आपका? नेक्स्ट सवाल ये है कि उसका जो इनर साइंस है वो क्या है, जो मेरे ख्याल से आपने आंसर कर दिया। अब एक ह्यूमन माइंड और स्पेस एनर्जी का कनेक्शन कैसे काम करता है? मैंने उसका भी आंसर वैसे तो दे दिया है, चलो फिर भी आपके सहूलियत के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ. वो जो एनर्जी आ रही है वो हमारे बॉडी में और हमारे माइंड में आ रही है. ओके, ओके। तो हमारे बॉडी में आएगी, हमारे माइंड पे आएगी, वो हमारी थॉट प्रोसेस पर इफेक्ट करती है, हमको पॉजिटिव बनाती है, हमको नेगेटिव बनाती है. अच्छा, आप वास्तु भूल जाइए. वास्तु थोड़ा वर्ड जो है वो हिंदू अपना कल्चर के साथ जुड़ा है, वैदिक संस्कृति के साथ. मैं आपको एक बात बताऊं, आप कोई जगह जाते हैं, आपको बहुत मजा आती है, होता है सर? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहां का वास्तु अच्छा है, वहां एनर्जी बैलेंस है. और कोई जगह आप जाते हो, कई लोग होते हैं उनको अपने घर में रहने का मन नहीं करता, क्योंकि वहां वास्तु दोष होते हैं. तो इट्स अबाउट मतलब वास्तु एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत नहीं है. आपके अंदर से आपको पता चलता है कि हाँ, यहाँ मुझे मजा आ रही है तो यहाँ का वास्तु अच्छा है, यहाँ मजा नहीं आ रही है तो वहां का वास्तु अच्छा नहीं है. एंड इसका बेस्ट एग्जांपल मुझे लग रहा है कि टेम्पल्स,
हाँ, टेम्पल्स तो मतलब वो तो एकदम स्पिरिचुअल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव और उसका जो खुलापन, और अभी जो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, सब सेल्फी वेल्फी, आपको पता है, सब भीड़ भाड़, तो उसकी ऑरा को थोड़ा वो मतलब नुकसान कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली आप जहां पर भी आप जाओ, आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वो जगह मतलब वहाँ का एनर्जी बैलेंस सही है, वहाँ का वास्तु अच्छा है, तो सीधा आपके माइंड को, आपके इनर साइंस को ये अपील करता है, इफेक्ट करता है। वेरी ट्रू। ओके जयेश भाई, अभी मेरा एक दूसरा सवाल है जो अभी जस्ट मुझे आ रहा है, ये आपने जो आंसर किया उससे, हाउ डू यू बैलेंस एनर्जी इन प्रॉपर्टी बाय डूइंग वास्तु, and you can and what remedies you are using and why? आपका सीधा साधा मतलब मैं समझूं कि मैं वास्तु कैसे करता हूँ। यस प्लीज, यस बिल्कुल। हाँ, तो वास्तु के लिए क्या यूज करता हूँ, क्यों यूज करता हूँ, तो उसके लिए जो हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो हमारे वास्तु के जो ग्रंथ लिखे हैं, मयमत्तम है, विश्वकर्मा प्रकाश है, सम्रांगण सूत्रधार है, बहुत से, उसमें जो चीजें जो उनका मतलब ये कहना है, उन्होंने तो पहले क्या कहा है कि हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उसको सेंटर को ब्रह्मा जी का नाम दिया, उनको घर का प्रॉपर्टी का सीईओ बनाया हुआ है, उनके नीचे फिर 4 डेप्यूटी सीईओ है, और उनके नीचे फिर हर एक डेप्यूटी सीईओ के नीचे 2-2 एचओडी दिए, ठीक है। तो वो एक हम ब्रह्मा जी स्वयं, उनके 4 डेप्यूटी सीईओ, उनके नीचे 8, 8 4 12, एक हो गया 13, राइट। और 32 उनके फ्रंट प्लेयर्स हैं। ओके ओके, इस तरह से टोटल कितना हो गया 45। ये 45 एनर्जी के अलग अलग सब डिवीजन से छोटे छोटे हिस्से हैं, छोटे बड़े, और उसके हर एक के एक एट्रीब्यूट है, उसके अनुसार हमारे शास्त्रों में बताया गया। और उनको, क्योंकि वहाँ जो पहले ये साइंस की प्रैक्टिस करने वाले ऋषि थे, तो वो रिलीजियस चीजों से जोड़ते थे, तो उन्होंने उसको देवता के नाम से बताया। तो वास्तु में 45 देवता का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 45 देवता में 45 डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अवर प्रॉपर्टी, नथिंग एल्स। बिल्कुल। तो उसमें हर एक जो भी है देवता, जो भी मतलब पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है, उसके एट्रीब्यूट्स है, उस एट्रीब्यूट के हिसाब से आप काम करें तो एनर्जी बैलेंस हो गई। और उसके आगे अगर मैचिंग काम नहीं करेंगे, उसके सिंक्रोनाइज वे में काम नहीं करेंगे, तो एनर्जी इम्बैलेंस हो गई, नेगेटिव हो गई, ठीक है। राइट। अब हमारे जो शास्त्रों में बताया है उस हिसाब से ये जो देवता है, उनको अगर वहां दोष है तो प्रसन्न करने के लिए एक उनका प्रिय आहार है, फिर उनको पसंद एक गंध है, एरोमा है, फिर उस जोन से रिलेटेड कलर है, उस जोन से रिलेटेड एलिमेंट है। जैसे फायर है तो उसके लिए कॉपर हो गया, वाटर है तो उसके लिए एल्यूमिनियम हो गया। तो वो महावास्तु के दिन है, वास्तु के अंदर भी अलग अलग ब्रांचेस है, तो वो जोन के हिसाब से एलिमेंट है, एलिमेंट के हिसाब से मेटल्स है, राइट। मटेरियल है, कलर्स है। जैसे नॉर्थ के लिए ब्लू कलर मतलब होना चाहिए, ईस्ट के लिए ग्रीन कलर है, साउथ के लिए रेड कलर है, तो कलर थेरेपी है। फिर चाइना की वजह से फेंगशुई के प्रभाव से हम लोग क्रिस्टल्स भी यूज कर रहे हैं। तो इतना मेजर हो गया, कलर्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, मेटल्स हो गई, गंध हो गई, और आहार हो गया। अब एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो इसमें से कौन सी, उनके पास 5 टाइप की दवा है, तो वो क्या करेंगे आपको, वो जैसा पेशेंट, उसके जैसे सिम्टम्स, उसका जैसा एलिमेंट, उस हिसाब से दवाई देंगे ना, कि सब जगह एक ही दवाई लिखेंगे, सिम्टम्स के हिसाब से देंगे। अच्छा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे जो शास्त्रों में जो बताया है उसमें उनके जो लिए मंत्र है, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी जो एरोमा है और उनका जो फूड है,
वो देने से ही मतलब वहाँ जो फॉर्म, जो स्ट्रक्चर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ही रिजल्ट सस्टेनेबल वे में बेटर मिलते हैं। हर एक चीज की इफेक्टिवनेस है, कलर की है, क्रिस्टल की है, मेटल की है, लेकिन सबकी अलग अलग परसेंटेज है। तो जैसा दोष होगा वैसा करना पड़ेगा। अगर जनरल गाइडेंस देना है तो मुझे कोई बोलेगा कि नॉर्थ वेस्ट में कौन सा कलर यूज करना पड़ेगा, या घर में अक्रॉस कौन सा यूज करना पड़ेगा, वो बोला मॉर्निंग ग्लोरी यूज करो, कोई टेंशन नहीं। तो कलर भी काम करता है, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है? 5%, 10%। मेटल की इफेक्टिवनेस वैसी हो गई। तो आपका वास्तु दोष में ये सब चीजें काम कर सकते हैं, पर उसकी सबकी इफेक्टिवनेस अलग अलग है। तो मेरा जो पसंद का है, जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से, वो है जो वास्तु के देवता के पसंद, एरोमा और उनका फूड। पिरामिड यूज कर सकते हैं लेकिन सोच समझ के, क्योंकि पिरामिड इज अ ज्योमेट्रिकल शेप बेसिकली विच एम्पलीफाइज, वो एनर्जी बढ़ाते हैं। तो टॉयलेट में नेगेटिव एनर्जी हमेशा होती है, कोई भी डायरेक्शन में रखो, घर में टॉयलेट नेगेटिव एनर्जी का सोर्स है। अब आप टॉयलेट में पिरामिड रखोगे, क्या होगा साहब? वहां की नेगेटिव एनर्जी अनेक गुना बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो पिरामिड के साथ में कुछ उसके वहां की नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव एनर्जी बदलने वाली चीज को भी रखना चाहिए, तो फिर वो पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करेंगे। तो मैं पिरामिड्स को यूज करता हूँ जनरली जहाँ बड़े प्लॉट्स हैं, जहाँ बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो वहां पर ये फूड और आहार है जो वो हम, या एरोमा है, वो सब मिक्स करके वो पिरामिड के अंदर रख के यूज करते हैं। तो मेरा जो तरीका है, मेरा जो प्रिफर्ड रेमेडीज है, जिससे गारंटी से रिजल्ट मिलता है लोगों के लाइफ के हेल्थ वेल्थ के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, उसमें मैं एरोमा, जो वास्तु के देवता को पसंद है, वो एरोमा, उनकी सुगंध और उनका आहार, इसका उपयोग करता हूँ। ऑलराइट जयेश भाई, आपने एंटरप्रेन्योर्स, फैमिलीज, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, ऐसे सबकी एनर्जीज जो है उसको शिफ्ट किए हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आप कभी नहीं भूलेंगे, वैसा क्या है? मेरे पास एक कपल आया था, क्लाइंट, दोनों ही पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट बैंक में बहुत अच्छी पोजीशन पर थी। वाइफ थी वो सीनियर वीपी थी और हस्बैंड था वो वीपी था। ओके। अब ये जो ऐसे मतलब टॉप लेवल के लोग होते हैं, उनके ईगो के प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं। सही बात। तो उनकी मैरिज लाइफ में इतना प्रॉब्लम था कि मतलब डोमेस्टिक वायलेंस होता था, और एक बार पुलिस कंप्लेन भी हो चुकी थी, और उनका लव मैरिज था। तो वो छोड़ना भी नहीं चाहते थे एक दूसरे को, और साथ में रह के बर्दाश्त भी नहीं कर पाते थे एक दूसरे को। तो उनके घर के अंदर जो भी वास्तु दोष थे उसको तो ठीक किए हमने, लेकिन मैंने उनको एक काउंसलिंग किया थोड़ा, कि आपको मैरिज से पहले प्रॉब्लम था? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं सर, तभी तो हमने मैरिज की। बोले मैरिज के बाद क्या हुआ? बोले क्यों? क्योंकि आप उस टाइम सिंगल डायमेंशन देखते थे और बाद में आपको मल्टीपल डायमेंशंस दिखे, राइट। और वो डायमेंशंस में एक्सेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, और आप उसको चेंज करने के लिए, जो आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसके हिसाब से चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं, और उनके ऐसे लोगों को हैंडल करना, मतलब, और ऐसा बात करना बहुत, इट्स डिफिकल्ट। बिल्कुल। बट दे रियलाइज कि बात आपकी सही है, क्योंकि एवरीबडी इज ग्रोन अप इन अ डिफरेंट वे, दे हैव डिफरेंट हैबिट्स, दे हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग इज डिफरेंट। वो आप रिलेशनशिप में 2 4 5 घंटा 2 दिन मिलते हो, उसमें वो सारी चीजें उजागर नहीं होगी जो 24 घंटा साथ में रहने से होती है। वो बहुत सी चीजें बाद में पता चलती है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर उनको मैंने काउंसलिंग किया है कि सबसे पहली बात, आप जो जैसा है उसको ऐसा एक्सेप्ट कर लो, और नंबर 2, एक्सपेक्ट मिनिमम। और मतलब फॉर्चुनेटली दे एक्सेप्टेड, और आज भी वो याद करके मुझे मैसेज करते हैं कि सर नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने उनको यही बोला था कि आप अपने फ्रेंड को कभी चेंज करने का ट्राई किया था? वो आपका मतलब फ्रेंड बन गया, क्यों बन गया? बस मजा आया उसके साथ। बिल्कुल। अभी वो अलग है, आप अलग है, वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होगा, आप नहीं होंगे, या आप इंटेलिजेंट होंगे, वो नहीं होगा,
बहुत से मतलब मिसमैच होंगे, चॉइस मतलब सब्जेक्ट्स ये सब, वो हैबिट्स, फिर भी वो फ्रेंड है आपका, बेस्ट फ्रेंड है, तो कांट यू बी बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर स्पाउस? दैट्स इट, जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लो ना, खत्म। शेयर एवरीथिंग, एक्सेप्ट एज इट इज। सो मतलब आई एम हैप्पी, मतलब ये ना तो वास्तु है ना एस्ट्रोलॉजी है, बिल्कुल, बट ये एक मतलब मुझे लगा कि मैं किसी की लाइफ में बदलाव ला पाया। वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। जयेश भाई, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक क्लाइंट के इमोशंस ने आपको पर्सनली टच कर दिया हो? बहुत बार मतलब आंखों में से पानी निकल गए थे, मैनी टाइम्स होता है, मतलब अंदर से वो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो अभी भी वो याद आता है तो आई फील दैट। एक ऐसी छोटी सी स्टोरी इफ यू कैन शेयर जयेश भाई, वन ऑफ द स्टोरी। एक क्लाइंट आया थी और वो इतना सब तरह से परेशान था, इतना परेशान कि मतलब कोई चीज, मतलब बीवी बच्चे पेरेंट्स फ्रेंड्स पार्टनर बिजनेस, मतलब क्या जाए। और मतलब वो ऑलमोस्ट अंदर से सुसाइड करने का शायद सोच रहा था, मुझे बताया नहीं, पर वो क्या करता। तो मतलब मैं मतलब थोड़ा मतलब शॉक हो गया था यार, कि इतना एक आदमी को मतलब चारों तरफ से यार प्रॉब्लम, कोई कहाँ वो मतलब किसको मतलब बताया अपना, जब चारों तरफ से उसको मतलब प्रॉब्लम से। तो ऐसा मतलब होता है, फिर उनको सुनते हैं तो उसी में लिसनिंग इज ऑल्सो ये वन हाफ ऑफ द सॉल्यूशन। सही बात है। तो थोड़ा उससे भी उनका वो मन हल्का हो जाता है। बाकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजर या वास्तु के पास भी नहीं होता, दिस इज द फैक्ट आई शुड टेल। जयेश भाई, आपकी सिग्नेचर लाइन है मिनिमम चेंजेस मैक्सिमम रिजल्ट्स, और ये अप्रोच आपने कैसे बनाया? ये अप्रोच कहाँ से आया? प्रवीण भाई वेरी सिंपल है, आई ऑलवेज पुट माई लेग इन द शूज ऑफ माई क्लाइंट। अगर मुझे कोई वास्तु वाला आके बोलता है कि यार आपका टॉयलेट है वो नॉर्थ ईस्ट में है, बड़ा वास्तु दोष है, इसको तोड़ फोड़ कर दो, अभी मैं फ्लैट में रहता हूँ, कैसे पॉसिबल हो गया? सो मतलब अब एक, या मतलब ऐसा बोल दो कि इधर मेन गेट नहीं, फैक्ट्री है तो इधर मेन गेट नहीं उधर मेन गेट बना दो, या ये मशीन यहाँ नहीं यहाँ लगा दो, तो फ्लो चार्ट के हिसाब से वो पॉसिबल ही रहता, फ्लो के हिसाब से वो जो प्रोडक्ट जो असेंबली लाइन है, और उसके लिए बहुत फिर एक्सपेंस लगता है। तो मतलब क्लाइंट को ऐसा मतलब, और मेरे बहुत से ऐसे कलीग्स हैं जो ऐसा मतलब करवाते हैं, बट मुझे लगा कि हमें मतलब अगर अपने आप को पहले क्लाइंट की जगह रखना चाहिए। सही बात है। तो आज मेरे घर में भी अगर वास्तु में करता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, तो मगर अगर मैं घर का ओनर हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि भाई कम से कम चेंज हो। तो दैट गिव्स मतलब वो मुझे ये ऐसे लगा कि ये ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल। जयेश भाई, जब लोग आपके पास आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक फियर, होप, कंफ्यूजन और वो सारी चीज़ों के साथ आते हैं, और उन इमोशंस को आप कैसे हैंडल करते हो? इसमें दो तीन चीजें होती है। पहले तो उनको एक फियर होता है कि यार ये जाएंगे तो अपने को शीशे में उतार देंगे, पैसा वैसा ये करने को बोलेंगे, बहुत वो बड़ा करे। फियर होता है। हाँ बराबर। तो मेरे यहाँ मतलब वो डैशबोर्ड पर ही एक टेबल टॉप बनाया हुआ है एक्रेलिक का, जिसके ऊपर लिखा है कि नो पूजा विधि, नो जेमस्टोन, नो स्ट्रक्चर चेंज, फलाना ढिमना। तो वो पढ़ के थोड़ा उसको अंदर से एक बैक ऑफ माइंड ये आ जाता है कि ओके भाई यहाँ पर वो बात नहीं है। तो पहली बात उससे मतलब अंदर से फियर हट जाता है। और मैं उनको मतलब टाइम लिमिट कभी मैं इसे रोकता नहीं हूँ कि 15 मिनट कंसल्टिंग करूँगा 1 घंटा करूँगा। कोई कोई क्लाइंट मेरा 2 घंटा भी लेता है, लेकिन क्योंकि सबसे पहला हमारा जो कर्तव्य है ये है कि हमें उनको आए हैं तो उनको वो जाए तो पॉजिटिव बन के जाए। सही बात है। तो वो जो अपना जो दुख दर्द लेके आए हैं वो मैं सुनूंगा तो वही मतलब वो निकल जाएगा ना, वेंटिलेट हो जाएगा।
बहुत लोग तो घर में भी नहीं बता सकते, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बताते हैं, तो वो वेंटिलेट करना पड़ता है उनको। तो दिस इज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो वो आधा घंटा पौना घंटा तो सुनना ही है तब तक। और मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी के लिए आया तो वो देख लेते हैं, साथ साथ में थोड़ा उनका घर का पूछते हैं, वास्तु के गाइडेंस भी उनको देते हैं। तो ऐसे करके टोटालिटी में सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, जिससे अल्टीमेटली वो पॉजिटिव होकर जाए, चाहे कितने भी समय बैठना पड़े उसको। और आपको कब ऐसा फील होता है कि आपका काम सिर्फ कंसल्टेंसी नहीं, किसी की जिंदगी बदलने का काम है? मेरे पास आउट ऑफ स्टेशन से क्लाइंट का फोन आया था और अपॉइंटमेंट मांगी कंसल्टेशन के लिए। मैंने उसको 3 वीक्स के बाद का टाइम दिया, आई वॉज बिजी। और क्या आउट स्टेशन के क्लाइंट होते तो मैं गूगल मीट या जूम मीट करना पसंद करता हूँ, वीसी, तो और उसके लिए ऑफिस में बैठना पड़ता है ये सब, या घर से करते हैं तो कंफर्टेबल टाइम होना चाहिए और 1 डेढ़ घंटा चलता है। तो मैंने उसको 3 वीक्स के बाद बोला, तो उसने एक लाइन बोली, सर 3 वीक के बाद शायद मैं रहूँ या ना रहूँ। मैंने बोला क्यों भाई? बोले सर मेरा मतलब इधर मैं गले तक आ गया हूँ, इतने तक आ गया हूँ, तो मैं सुसाइड की कगार पे ऊपर, मैंने सोचा एक बार आपसे बात कर लो। तो मुझे लगा कि, और फिर धीरे धीरे उसको संभाला, 2-3 सीटिंग्स उसके मतलब ऑनलाइन हमने सेशंस किए, और आज वो अच्छा एक बिजनेसमैन है फैमिली के साथ। तो मुझे लगता है कि हम मतलब लोगों के लिए ही काम मतलब कर सकते हैं। और जैसे वास्तु इंडस्ट्री को लोग या तो ओवर हाइप करते हैं या कंप्लीटली इग्नोर, आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता है? देखिए वो उनकी एक बिलीफ सिस्टम, ओके। वो बिलीफ सिस्टम जो है उनकी, ये कि ये सब तो लूटने आते हैं, बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम कहाँ वास्तु कराते हैं, क्रिश्चियन कहाँ वास्तु कराते हैं, या वो कहाँ एस्ट्रोलॉजी मतलब दिखाते हैं, वो कौन सा मुहूर्त निकाल के करते हैं। एक्चुअल में आप एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करो या ना करो, वास्तु कराओ या ना कराओ, जो आपका डेस्टिनी में है वही होने वाला है। आप एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाते हैं जब आपकी डेस्टिनी आपको वो सॉल्यूशन देना चाहती है, वो कोई हमारे जैसे किसी जरिए को चुनकर। तो पहली बात तो ये है कि चाहे वो मुस्लिम है, और मेरे कितने भी मुस्लिम क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने वास्तु कराया, क्योंकि इस्लाम में भी मतलब ये पर्टिकुलरली कुरान में भी ऐसा कुछ है मेंशन, ऐसा वो कहते हैं। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। मेरे क्रिश्चियन क्लाइंट्स में सरदार जी तो काफ़ी है। तो मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंदर से गट फीलिंग आती है कि भाई मुझे यहाँ प्रॉपर्टी में मजा आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ, सही बात है। वो वास्तु है। तो वास्तु आप चाहे मानो या ना मानो, एनर्जी तो आपको आ ही रही है। प्लेनेट से जो तारे हैं वो कॉस्मिक एनर्जी वो आपको मिल ही रही है, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। आप मानो या ना मानो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर ऑन द ड्यूटी। ओके। और एक अपने ओवरऑल जो है वो वास्तु के बारे में बात करें, जो एक जनरल अभी का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से बात करें, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वास्तु अब एक साइंटिफिक डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर अभी भी वो मिसयूज हो रहा है, अनट्रेंड लोगों के हाथ में है? अभी सोशल मीडिया की वजह से 1 मिनट के रील बनाने में, 30 सेकंड्स के रील बनाने में, सुपरफिशियल वे में नॉलेज शेयरिंग हो रहा है। कोर्स भी उस तरह से होते हैं, 99 रुपीज में कोर्स। राइट। एस्ट्रोलॉजी या वास्तु इज नॉट अ टॉपिक फॉर वायरल कंटेंट। इट नीड्स डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड डीप नॉलेज। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऐसे बहुत ही मतलब जो एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, वो जैसे मैंने बताया टॉयलेट में पिरामिड लगाए हुए हमने देखे निकलवाए हैं। जेमस्टोन लोगों को पहना देते हैं, जबकि वो बिना उसको, विदाउट गिविंग देम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत है इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसीलिए ही ये बदनाम थोड़े है। आई शुड एक्सेप्ट इट। तो हमने इसीलिए ही अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन, कि जो लोग ये बेसिक कोर्स किए हैं पर फिर भी उनको वो अपने क्लाइंट्स को फंडामेंटल्स के साथ अच्छा समझ के डिटेल में कोर्स करें, उसके लिए हम एक एकेडमी लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि मैं अकेला कितना करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि लोग तैयार हों,
जो सही करते हो। तो हम एक ऑनलाइन कोर्सेज की सीरीज लॉन्च कर रहे हैं अभी, ताकि लोगों को सही समझ आए इसका हाँ। क्या साइंस है, क्या और चीज़ है। वही हमारे जमाने वाले लोग रहेंगे उसमें, वो बीड़े बोलते हैं ना वैसे। हाँ इनके फंडामेंटल्स अभी के ज़माने से बेहतर है या डिफरेंट है। सही बात है। ओके, जैसे प्रॉपर्टी खरीदते वक्त लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो आपको अवॉइड जो अवॉइड की जा सकती है? देखिए ऐसा नहीं, बहुत जो लोग वास्तव में मानते हैं वो, या कोई भी जनरली सभी को ऐसा होता है कि भाई जो मेन डोर है उसको देखना चाहिए। अब वो क्या करते हैं, मेन डोर या तो अंदर की तरफ जाता हुआ, मतलब बाहर से देखते हैं खड़ा हुआ, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अंदर खड़ा होकर बाहर की तरफ जाता हुआ देखते हैं, वो भी रॉन्ग। तो मेरे पास फिर क्लाइंट को हम जाते हैं वास्तु के लिए, मैं उनको बोलता हूँ कि आपका जो मेन डोर है वो तो इनऑस्पिशियस है। तो बोले सर हमने तो इस डायरेक्शन का देखा है। फिर मैं उनको कंपास से दिखाता हूँ कि आपको घर के सेंटर में से खड़ा होकर कंपास, एक तो मोबाइल एंड्रॉयड आपने यूज़ करना है, कंपास इंस्ट्रूमेंट जो अपना पुराने ज़माने का, हमारे ज़माने का, वो यूज़ करना चाहिए, या आईफोन। उससे आप चेक करें, और घर के सेंटर में से खड़े होकर मेन डोर का बाहर की तरफ कौन जाता है उसका डिग्री देखना है, ना कि डायरेक्शन। क्योंकि वास्तु के हिसाब से 32 सब डायरेक्शन है। तो और हर 2-3 फुट पे बदल जाती है, जो पद है वो एट्रीब्यूट बदल जाता है। सही बात है। तो वो एक्सपर्ट को ही एक्चुअली तो वो कह सकता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी वाकई में बेनिफिशियल है कि नहीं। लेकिन हाँ यही है कि मेन सेंटर में से खड़े होकर कम से कम आपको मेन डोर की और मोबाइल रख के बाहर निकलने के डायरेक्शन चेक करनी चाहिए, यदि करनी है तो। यस भाई, तो अब आपने जो बताया उसके हिसाब से आप मुझे ये बताइए कि प्रॉपर्टी किस डायरेक्शन फेसिंग जो है वो लेनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि भगवान ने यानी कुदरत ने जो दिशाएं बनाई हैं, चारों दिशा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, वेस्ट। ये चारों में तीन चार मतलब नॉर्थ के अंदर 3-4 पद अच्छे हैं, ईस्ट में 2-3 पद अच्छे हैं, साउथ में 2-3 पद अच्छे हैं, वेस्ट में 2-3 पद अच्छे हैं। पद में बोल रहा हूँ। तो सारी डायरेक्शन में अच्छे भी पद हैं और बुरे भी हैं, नॉर्थ में भी बुरे हैं, ईस्ट में भी बुरे हैं। तो कोई भी डायरेक्शन अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है। हमारी ये मीथ है कि हम नॉर्थ फेसिंग लेते हैं, हम ईस्ट फेसिंग लेते हैं, तो दैट इज बेटर। पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर नॉर्थ में भी आपका N2 फेसिंग होगा अगर, तो आपके ऊपर अटैक होने की पूरी संभावना है। लोग, आपके शत्रु आपके ऊपर हमेशा आपको नुकसान करने की कोशिश करेंगे। तो यह हर एक पद का एट्रीब्यूट है। हर एक डायरेक्शन की 8 इक्वल पार्ट्स किए जाते हैं। तो नॉर्थ के 8 है, ईस्ट के 8 है, साउथ के 8 है और वेस्ट के 8 है। टोटल 32 पार्ट्स होते हैं, 32 सब डायरेक्शंस होती है। उसमें हर एक में N3 N4 N5 नॉर्थ में, ईस्ट में E3 E4, साउथ में S3 S4, S2 भी अच्छा है, और वेस्ट में W2 W3 4 के पद अच्छे। बहुत देखने चाहिए डायरेक्शन में। ओके, मतलब एक आपके जैसे वास्तु एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। आई थिंक दैट विल बी द राइट आंसर। गौतम अडानी साहब का जो मेन डोर है वो साउथ फेसिंग है। साउथ का फेसिंग घर, हाँ, या वेस्ट का फेसिंग घर इतनी आपको संपत्ति देता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। जयेश भाई, हम लोग रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे थे, और रियल एस्टेट की जब बात करते हैं तो अब समझो कि आज के टाइम में जब रियल एस्टेट डेवलपर्स जो है वो जब वास्तु एक्सपर्ट को साथ में लेके एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है उनको सबसे ज़्यादा किस स्टेज पे कंसल्टेंट की या फिर एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है? देखिए वास्तु 2 तरह से हो सकते हैं उनके लिए। एक जो एंड यूजर यानी कि उनके जिनको बेचना है, एक घर का वास्तु का है। लेकिन सबसे पहले तो वो जमीन लेते हैं,
अब वो जमीन अगर कटाव वाली या कुछ मतलब एक्सटेंशन ऐसा, क्योंकि रेगुलर शेप तो मिलेगा नहीं, स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसा प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल होता है, लैंड मिलने। तो इरेगुलर शेप्स होते हैं, एसामेट्रिक शेप्स होते हैं। तो बहुत सी जगह वो क्लाइंट तो बाद में आएगा, उसका तो वास्तु बाद में रखो, पहले वो माल है ना उसके गले में आ जाता है। उस वास्तु दोष की वजह से वो प्रॉपर्टी में बेचने में उसको तकलीफें आती है, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, पार्टनर्स में डिस्प्यूट्स होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब वो मतलब जैसा वास्तु दोष होगा वैसा वो फल देगा। तो सबसे पहले तो उनके लिए जरूरी है। दूसरा ये है कि वास्तु कॉम्प्लायंस सर्टिफाइड प्रॉपर्टी आजकल सेल होना जरूरी है, लेकिन वो एक्चुअल में 100% कॉम्प्लायंस तो भूल जाइए। लेकिन अगर 60-70% भी कॉम्प्लायंस है तो मैं भी मानता हूँ अच्छी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। पर अगर वो मतलब मुझे मुंबई के एक बिल्डर ने आप कॉन्टेक्ट किया है, अभी बात चल रहा है, वो 1 साल के बाद बेचने के पेमेंट लेने के बाद 1 साल के बाद अपने मेंबर्स को पूछते हैं कि भाई आप रियली हैप्पी हो इस घर में। अच्छा। तो मतलब ये मतलब मुझे भी सरप्राइज करने वाला। हाँ, वो हाई एंड वैल्यू, बॉम्बे के हाई एंड मतलब वहाँ 1 BHK 1 करोड़ से स्टार्ट होता है। हाँ ये तो मतलब वहाँ हाई एंड मतलब 4-5 करोड़ से ऊपर होगा, मैं मानता हूँ वैल्यू उनकी प्रॉपर्टी। बट वो ये अभी उन्होंने क्या किया, फिर अपनी एक मतलब पैनल जैसा बनाया, उसमें 3-4 जो उनको ठीक लगे उनको वास्तु वालों को रखते हैं, और क्लाइंट्स को बोलते हैं कि फिर आप इनको मतलब जिनको भी कंसल्ट करना हो कंसल्ट कर सकते हो। क्योंकि कोई भी घर में चाहे कितना भी कोई वास्तु एक्सपर्ट कोशिश कर ले, कोई प्रॉपर्टी 60-70% से ज्यादा वास्तु कॉम्प्लायंस वाली मिल नहीं सकती, बन नहीं सकती। उसको बाद में वो उसका वास्तु दोष रिमूव करके उसको मैच करना, एनर्जी बैलेंस करनी पड़ती है। ओके। तो पहले तो मतलब वो जमीन लेने से ही मतलब बिल्डर के लिए तो वो इम्पोर्टेंट हो गया, वहां से वो वास्तु को देखना चाहिए उसको। और एंड यूजर के लिए मतलब अगर वो कंसीडर करें, जेन्युइनली वास्तु कॉम्प्लायंस करने का ट्राई करें, तो नेचुरली किसी का अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप यूनिवर्स आपको अच्छा देगा ही ना, क्यों नहीं है। सही बात है। ओके। और जब हम एक वास्तु एक्सपर्ट की बात करते हैं तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी 3 या 4 ऐसी जो भी क्वालिटीज जो है वो होनी चाहिए वो वास्तु एक्सपर्ट में? देखिए, वास्तु छोड़िए, कोई भी व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, सर्विस देते हो, उसमें 3 चीजों का मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये होनी चाहिए। दैट इज नंबर 1 इज अकाउंटेबिलिटी। यू आर अकाउंटेबल टू योर क्लाइंट्स, राइट। तो मतलब वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ऐसा काम करने का। और तीसरा है वैल्यू फॉर मनी। क्लाइंट आपको जो पैसा दे रहा है वो हमेशा उसका हक है कि उसको रिजल्ट मिले। फिर हम ये बोलते हैं कि भाई वो तो आपका नसीब, आपकी श्रद्धा के ऊपर, दैट इज नॉट, मतलब दैट शुड नॉट बी। तो ये तो कोई भी प्रोफेशन में ये 3 चीज मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। और जैसे भी आपके हिसाब से और आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से जो डेवलपर्स है जो रियल एस्टेट बिल्डर्स है वो कौन सी ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं जो उनको नहीं इग्नोर करनी चाहिए, या फिर वो उनको एक लॉन्ग टर्म उनके प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है? जितना हो सके उतना, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी में नॉर्थ ईस्ट को नीचा रखे, स्लोप अगर हो, तो वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं। और जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो नॉर्थ ईस्ट में आएगा, नॉर्थ में आएगा। तो वो बिल्डर को भी प्रॉस्पेरिटी देगा और वहाँ रहने वालों को भी देगा। साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बहुत ही प्रॉब्लम कारक है। साउथ वेस्ट में एक बार ओवरहेड वाटर टैंक चल सकता है, बट बस ये एक सबसे मतलब मैं मानूंगा कि ये अगर ये ध्यान रख लें तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओके। अब मेरा सवाल जो है नेक्स्ट किसी फैमिली जो है उसके रिलेटेड है, कि अगर कोई फैमिली 5 साल से कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो पर घर नहीं बदल सकते तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे? मैं कभी घर बदलने के लिए मतलब आदमी क्यों मतलब सोचता है, मतलब कि आपका कहने का मतलब क्या है कि मतलब वो बड़े घर में जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, या उनको उस घर में प्रॉब्लम है और वो बदल नहीं पा रहे हैं। वास्तु सही नहीं है वो घर का, इसीलिए उसको घर बदलने का
ख्याल आया कि घर बदलने से वास्तु सही हो जाए? घर बदलने से वास्तु सही हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। मैंने पहले भी बताया आपको कि वो वास्तु दोष उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो नए घर में भी वो वास्तु दोष आएगा। वास्तु दोष की ट्रीटमेंट करने से या वास्तु एक्सपर्ट के गाइडेंस में प्रॉपर्टी लेने से वो वास्तु दोष से पीछा छुड़ा सकेंगे। राइट। अच्छा जयेश भाई, अगर कोई बंदा, कोई पर्सन जो है वो नई प्रॉपर्टी बाय करता है, चाहे वो अपने रहने के लिए करे या फिर कमर्शियल यूज के लिए करे, तो उसको वास्तु एक्सपर्ट की कब जरूरत पड़ती है, या फिर कब हायर करना चाहिए? देखो ऐसा है कि सबसे तो पहले लेने से पहले अगर वो हायर करते हैं तो अच्छी बात है। लेने के बाद या प्रॉपर्टी ले ली है तो इंटीरियर कराने से पहले उस स्टेज में भी हायर करें तो भी हम मतलब उसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं उनके लिए। चाहे प्रॉपर्टी परचेस की हुई है तो भी दिक्कत नहीं, जो भी होगा उसको मैनेज कर सकते हैं, मैनेजेबल, अगर वास्तु दोष हो तो। और अगर ऑलरेडी परचेस भी कर लिया और वहाँ रहने भी चले गए हैं तो भी हम मतलब वास्तु की ट्रीटमेंट करके उनको उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। तो एट एनी स्टेज, मतलब जब भी मतलब आपको मतलब ऐसा लगे कि यार अभी मतलब जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है जो हमारी समझ के बाहर है, राइट, तो यू कैन गेट इट डन फॉर बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। ओके। और जयेश भाई, अभी आपका जो विजन है, आपने आपका टैगलाइन भी बताया था, और आपका जो विजन है कि सब लोग खुश रहे, स्वच्छ रहे एंड फ्री रहे, तो ये जो चीज़ है, वो आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसको आप डेली कैसे जीते हो? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उनको हमको सुखी, उनका बेटरमेंट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और फ्री तभी हो सकता है जब उनके पास वेल्थ होगी। तो अल्टीमेटली माइंड से हेल्थ और वेल्थ ये सब बनता है। तो उसके लिए ही मैंने बताया कि हम अभी एकेडमी शुरू करने जा रहे हैं, तो जिसके अंदर, क्योंकि मैं अकेला कितने लोगों का वास्तु करूंगा, मैं अकेला कितने लोगों का एस्ट्रोलॉजी करूंगा। लेकिन जैसे के.एन. राव सर ने इंडियन एस्ट्रोलॉजी में चेंज किया, कि ऐसा कहा जाता है कि उनके पहले और उनके बाद में, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे 200-500 एस्ट्रोलॉजर्स तैयार किए जो मतलब जिनकी वजह से फिर एस्ट्रोलॉजी में चेंज आया काफी। बिल्कुल। तो उसी तरह मुझे भी अगर कुछ करना है तो मुझे मेरे साथ और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और उनको भी मतलब वो स्पिरिचुअलिटी नेचुरल वे में आए जो मैं मतलब चाहता हूँ कि लोगों का कल्याण वो सबसे पहले प्राइम ऑब्जेक्टिव हो। तो अल्टीमेटली वही एजुकेटिंग द पीपल, कनेक्टिंग द पीपल, इन्फ्लुएंसिंग देम फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल। और नाउ मेरा अगला जो सवाल है वो वास्तु विद्या कंसल्टेंसी जो है उसके रिलेटेड है, जयेश भाई। एंड सवाल ये है कि अगले 10 साल में आप वास्तु विद्या कंसल्टेंसी को कहाँ पे देखना चाहते हो, और आपके हिसाब से वास्तु विद्या कंसल्टेंसी क्या बनेगा? वो एक बिजनेस, मूवमेंट या एक मिशन? वास्तु विद्या कंसल्टेंसी इज अ चाइल्ड, इज माई ब्रेन चाइल्ड रादर, राइट। क्योंकि मेरा तो जो प्राइम ऑब्जेक्टिव वो है कि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को अपने उनका बेटरमेंट करना है लाइफ में, उनके माइंड के, उनके जो स्ट्रेस है, उनका जो हेल्थ है, वेल्थ है, सबका लिए बेटरमेंट करना है। तो वास्तु विद्या में मैं मेरे साथ लोगों को जोड़ रहा हूँ, टीम तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि नाउ आई एम ऑलमोस्ट 60, तो मेरा फिजिकल कैपेसिटी भी और वास्तु के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो नेचुरली एक सर्टेन एज के बाद वो नहीं रहेगा। सो आई एम लुकिंग टूवर्ड्स कि ये एक मिशन बने, हमारे साथ और लोग भी जुड़ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, एकेडमी में भी तैयार होंगे, तो बाय दैट वे आई विल अकम्प्लिश माय मिशन। सो इट्स अ मिशन। ऑलराइट। एंड एक बैलेंस होम का बिजनेस पर कितना इम्पैक्ट होता है, और आपने लाइफ में वो चीज़ को कैसे देखा? देखिए ऐसा है कि एक तो आपको पता है कि घर स्पाउस जो है वो हमेशा, जो हस्बैंड है मतलब वाइफ है, वो हस्बैंड को इन्फ्लुएंस करती है, और वाइफ 24 घंटा घर में रहती है, राइट। बच्चे 24 घंटा घर में है, आपका वर्क प्लेस चाहे बिजनेस प्लेस कहीं भी हो, बराबर आप 12 घंटे रहते हैं, तो 12 घंटे तो आप रहते ही है। हमारे जो शास्त्र है उसमें ये पहले ये प्राइम एंड फॉरमोस्ट कहा गया है कि पहले घर ठीक करो।
आदमी का घर ठीक होगा तो घर आते वो उसको सुकून मिलेगा, बिल्कुल। राइट, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो बिजनेस के स्थान में, ऑफिस में आना जाना रहता है, कंटिन्यूस वहां आप नहीं बैठोगे, राइट। लेकिन घर में कंटिन्यूस आप रात को 8 बजे आ गए समझो ऑफिस से, अपने जॉब से या बिजनेस से, तो आप सुबह 9-10 बजे निकलोगे, तो वो आप कंटिन्यूस रहते हो, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मेरे पास कई क्लाइंट ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं सर घर छोड़ो, आप पहले मेरा बिजनेस का, मेरा ऑफिस का, मेरा शॉप का, मेरा फैक्ट्री का वास्तु करो। तो मैं उनको समझाता हूँ कि आप वो बाद में कराओ, पहले घर ठीक करो, घर ठीक होगा सब ठीक होगा। ओके जैसे मेरे पास एक वो फिलिंग द ब्लैंक टाइप का एक सवाल है आपके लिए, एंड वो है कि कंप्लीट, अब इसको कंप्लीट कीजिए। वास्तु इज नॉट अबाउट स्ट्रक्चर्स, इट इज अबाउट बैलेंसिंग एनर्जी ऑफ अ स्ट्रक्चर। ओके। एक लाइफ लेसन जो वास्तु ने आपको पर्सनली सिखाया, जो किसी बुक में नहीं मिलता। आदमी के अंदर का वास्तु। अगर कोई इंसान लाइफ में फाइनेंशियली, इमोशनली या मेंटली स्टक हो, तो आप उनको क्या एक लाइन में एडवाइस दोगे? देखो, रिलीजियस के हिसाब से कहूँ तो उनको भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। वो अगर मतलब नहीं पॉसिबल है या वो नहीं मानते हैं, तो सबसे पहले तो यही है कि आप मतलब जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचो। और विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और ध्येय प्राप्ति के लिए लगे रहो। बिल्कुल। वही करना है आपको, भूल जाना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, बस आपको राइज एंड मेक एफर्ट्स टिल यू अचीव योर गोल। ओके जयेश भाई, नेक्स्ट सवाल है कि आप अपनी जर्नी में सबसे ज्यादा किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो? 2 चीज़ों के लिए। एक मेरा बिजनेस में जो लॉस हुआ, जिसने मुझे डाउन टू अर्थ और लाइफ की रियलिटी से जोड़ा, नहीं तो मैं बहुत हवा में था। और दूसरा जो लास्ट ईयर जो 14 Feb 2024 मुझे एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से 6 महीना में बेड रेस्ट किया। तो मुझे अपने अंदर झांकने का मौका मिला। मुझे लगा कि मेरा ये जीवन में यहाँ मतलब जीने का कोई मकसद मैं शायद मिस कर रहा हूँ, तो वो मुझे मिला। तो ये 2, एक नहीं बल्कि मैंने 2 बताए वो। बिल्कुल। और अगर आप दुनिया का एक एनर्जी इम्बैलेंस फिक्स कर सकते हैं, तो वो क्या होता? मेंटल हेल्थ। मेरे पास आते हो जो लोग हैं आते हैं, उसके 90% लोगों के मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं। स्ट्रेस बहुत है, रात को नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और उसकी वजह से ही फिर हेल्थ के इश्यूज है, उसी की वजह से ही फिर वेल्थ के इश्यूज हो रहे। तो अगर मेंटल हेल्थ सही होगी, और इसीलिए हम वैदिक ज्योतिष में चंद्र का बहुत ही महत्व बताया है, क्योंकि चंद्र मन से जुड़ा है। हमारा चंद्र का मन पर बहुत ही प्रभाव है। तो 90% कुंडली में लोग है ना, शनि के पीछे जाते हैं, राहु के पीछे जाते हैं, केतु के पीछे जाते हैं, मंगल के पीछे जाते हैं। प्रॉब्लम कारक तो है चंद्र, उसको ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। और चंद्र मतलब आपका मन, तो मेडिटेशन से वो आपको हेल्प मिल सकती है। बिल्कुल। भगवान शंकर की उपासना से हेल्प मिल सकती है। विष्णु सहस्त्र नाम के जाप करेंगे अगर, स्पॉटिफाई पे सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो चलेगा। शिव तांडव सुनिए, छोटी छोटी चीजें भी आपका मतलब बदल देगी जीवन। जयेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द इनसाइट्स। आपकी जर्नी के साथ साथ आपने बहुत सारे ऐसे मेरे रियल एस्टेट के रिलेटेड जो सवाल थे उसके आपने आंसर्स दिए। इसके अलावा जो हर एक इंसान के सवाल होते हैं, उस वो सारे सवाल के आपने आंसर दिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द इनसाइट्स, ऑल द एक्सपीरियंस, एंड आई फॉर्मली बिलीव कि आपने ये जो भी चीज़ें शेयर करी है, वो बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक बदलाव लेके आएगी। क्योंकि नॉर्मली जो हम दूसरे सारे कंटेंट जो भी देखते हैं मीडिया में, वो कंटेंट का एक जो सोर्स और आपका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि जहाँ पे आप एक साइंस बैकग्राउंड से आपने इतना कॉर्पोरेट एक पूरा जर्नी ट्रैवल करने के बाद नाउ यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग,
तो वो एक जर्नी एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, एंड इट हैज़ डायरेक्ट टच विद साइंस की ये फैक्ट्स है और इसी तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो बहुत क्लैरिटी से आपने सारी चीज़ें समझाई। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द इनसाइट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ पियर्स कैंडिड टॉक। And thank you, Dr. Praveen C. Parmar. Actually, तो on the contrary, I should be grateful to you for giving me an opportunity to share my journey and my vision and mission and objectives. और मुझे भी मतलब ये बहुत ही आनंद हुआ कि आपने मतलब इतना मतलब 360 डिग्री में टोटालिटी में इतने डिटेल में मतलब क्वेश्चंस पूछे कि मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड पॉजिटिवली वेरी हैप्पीली एंड थैंक यू वंस अगेन। एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी एंड दिस पर्टिकुलर टॉक, मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जयेश भाई का इंटरव्यू करने से पहले आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स टू अंडरस्टैंड कि एस्ट्रोलॉजी जो है उसके रिलेटेड मैं उनको क्या सवाल करूँगा, एंड यू नो सर्टन थिंग्स की जो मेरे दिमाग में भी एक कन्फ्यूज़न की तरह थी, तो इसीलिए मैंने वो सारे सवाल जो है उनको आज ये पर्टिकुलर टॉक में शेयर किए। एंड आई एम श्योर कि आपको भी बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स वगैरह चीज़ें होगी, तो ये टॉक जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल पियर्स ग्लोबल टीवी, so please do subscribe and do not miss to click on that bell icon, because that will give you notification whenever I will be with new talk, new expert and new video. Thank you so much.